सुनो, द टॉपिक व्हाट वी आर लर्निंग, जो टॉपिक हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसका नाम है फायर इंश्योरेंस क्लेम। इन द टॉपिक फायर इंश्योरेंस क्लेम हम जो स्टडी कर रहे हैं वो है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। ओके, now before actually I start the explanation, आप लोग कुछ नोट्स लिख दो। उसका फायदा ये होता है कि कोई जो लेट ज्वाइन करता है लेक्चर्स में, लाइव लेक्चर्स में, उनका कुछ एक्सप्लेनेशन मिस ना हो जाए। सो स्टार्ट राइटिंग। वीडियो देखने वाले लोग लिखना शुरू कर दो। नोट्स पूरी करने के बाद मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने वाला हूं। उससे फायदा ये है, लेट जॉइनर्स डोंट मिस आउट। ओके, लिखना स्टार्ट करो। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। क्या स्टडी कर रहे हैं आप लोग? लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। लिखना स्टार्ट। क्या है ये? whenever any fire occurs at premises of any entity, whenever any fire occurs, लिखना स्टार्ट, at premises of any entity। पता है फायर से फोर्थकमिंग बिजनेस अफेक्ट होता है, फ्यूचर बिजनेस भी तो अफेक्ट होता है ना। शॉप में आग लगा तो 2-4-6 महीना शॉप बंद हो जाएगी, तो वहां प्रॉफिट का नुकसान हो जाएगा। तो जो प्रॉफिट का लॉस हो जाने वाला है वो इंश्योरेंस कंपनी हमें कॉम्पेंसेट करेगी। उसके लिए पॉलिसी निकालना पड़ेगा। वो पॉलिसी का नाम है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। उसी का दूसरा नाम है कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। लिखिए आप। Whenever any fire occurs at premises of any entity, it affects forthcoming business. To protect this from this loss, entity obtains an insurance policy which covers future profit. Such policy is called loss of profit policy. It is also known as consequential loss policy. अब लिखना स्टार्ट करो। वीडियो देखने वाले पहले नोट्स कॉपी कर दो, फिर मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करता हूं। Whenever any fire occurs at premises of any entity, it affects forthcoming business. To protect this from this loss, entity obtains insurance policy which covers future profit. Such policy is called loss of profit policy, known as consequential loss policy. Important terms: dislocation period. It is affected period during which business was closed, minimum activities were carried. इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख के रखिए। मैंने अभी तक टॉपिक समझाया नहीं है, पहले नोट्स लिखा देता हूं तो लॉस लेट कमर्स व्हेन दे जॉइन दे डोंट मिस। इंडेमनिटी पीरियड, it is the period for which insurance company will compensate the insured business. That is, it is the period covered by the insurance policy. For the purpose of claim, it is lower of period covered in the policy or dislocation period. Generally, maximum indemnity period is of 6 months. मतलब इंश्योरेंस कंपनी 6 मंथ से ज्यादा बिजनेस बंद हुआ तो मैक्सिमम 6 मंथ ही कॉम्पेंसेट करेगी, प्रोवाइडेड ऑफ कोर्स पॉलिसी है। लिखा? यहां तक लिख दिया तो ओ फॉरवर्ड टाइप करना चैट में।
once written up to this O4 over टाइप करना, यहां तक लिख दिया तो O4 over टाइप करना। जितने लोग ने इतना लिखा है फिर O4 over टाइप करना तो मैं आगे जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन बाद में देते हैं, पहले कुछ नोट्स लिख देते हैं। उससे फायदा ये होगा कि लेट कमर्स को नुकसान न हो जाए एक्सप्लेनेशन में। ऑलराइट, या तो फिर लेट कमर्स इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेट कमर्स इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप बाद में लिख पाए। Example, dislocation period 4 months, policy period 6 months, indemnity period 4 months. Dislocation period 4 months, policy period 3 months, indemnity period 3 months. आगे चले, इतना लिख दिया। इतना लिख दिया तो मुझे बताना। यस सर। एंड तक लिख दिया, इतना एंड तक। चलिए, standard turnover, it is the turnover during the previous year for the period corresponding to dislocation period. Standard turnover, it is the turnover during the previous year for the period corresponding to dislocation period. अब ये नोट्स लिख डालो, एक बार नोट्स पूरी हो जाए फिर हम लोग एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। बहुत सिंपल टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, बिजनेस के एंगल से सोचेंगे हम। अच्छा टॉपिक है। चले, So can you please show these examples, those examples? बाकी रह गया ये। Yes sir, वो छूट गया था। बाद में स्क्रीनशॉट भी निकाल लेंगे आप लोग। Generally, maximum indemnity period is 6 months.
चले? Yes, sir. क्या स्टैंडर्ड टर्नओवर लिख दिया? जो लोग लेट ज्वाइन आए हैं, जिसको समझ नहीं रहा ये क्या हो रहा है, फॉर योर इंफॉर्मेशन, हम लोग लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी की नोट्स लिख रहे हैं। मैंने एक्सप्लेनेशन स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, इतना लिखा। Adjusted annual turnover equal to annual turnover plus minus trend adjusted annual turnover. Standing charges, these are the fixed costs to be incurred by the business. Business may or may not insure these standing charges. Standing charges means fixed cost. चले? Additional expenses. If the insured business has incurred some expenses to increase or maintain sales during dislocation period, then such expenses are also compensated by the insurance company. Example, rent paid for alternate premises during dislocation period. बस इतनी नोट्स है। इतना हो गया तो बोल देना ऑफ ओवर, फिर हम लोग एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। मैंने अभी तक एक्सप्लेनेशन स्टार्ट नहीं किया है।
हो गया? प्लीज हो गया तो फोर लिखो, मेरे को सम स्टार्ट करना है, मतलब कि एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करना है टॉपिक का। मैंने अभी तक समझाना शुरू नहीं किया है। एक भी ऑफ ओवर नहीं आया है, देखते फास्ट। ओ अभिनव फास्टेस्ट फर्स्ट। ओ वेरी गुड वेरी गुड। एक काम करिए, अब जरा स्क्रीनशॉट ले लो, जो लोग लेट आए हैं ना, एक जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? so that you can write afterward if you missed, no worry. क्या आपने स्क्रीनशॉट लिया? ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ठीक है, लास्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बस यहां तक की नोट्स है। चले हम लोग एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं, राधा टॉपिक ही स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लिखना बंद, अटेंशन हियर। हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैंने सिखाना स्टार्ट नहीं किया है, अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैं अभी टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। ऑलराइट, क्या नाम है टॉपिक का? ओके, टॉपिक इज लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। 5 इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। चलिए देखते हैं टॉपिक क्या है, एकदम ध्यान से सुनना। ये हमारा ईयर एंडिंग है, मतलब कि ईयर यहां से यहां से चल रहा है अपना, से 1419 हमारा ईयर है। समवेयर ऑन 1 जुलाई फायर हैज टेकन प्लेस। तो ये मेरी डेट ऑफ फायर है, रेड कलर की, देखो ना, आग लग गया है, जल रहा है। तो ऑन दैट डेट वी लूज स्टॉक लॉस्ट, से 5 लाख का स्टॉक लॉस्ट हो गया। फुल इंश्योरेंस है, फुल्ली इंश्योर्ड। इंश्योरेंस कंपनी ने वेरी नेक्स्ट डे चेक भी दे दिया फुल 5 लाख का। तो पता है, इवन दो 5 लाख का गुड्स लॉस्ट हो गया था, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने फुल 5 लाख दे दिया, टेक्निकली बताओ लॉस ऑफ स्टॉक कितना हुआ, मतलब स्टॉक की वजह से लॉस क्या हुआ मेरा? नील हो गया। क्यों नील हुआ? आई लॉस्ट 5 लाख, फुल्ली इंश्योर्ड, फुल 5 लाख। तो टेक्निकली मेरे को कोई लॉस हुआ ही नहीं है, जितना लॉस हुआ था इंश्योरेंस कंपनी ने कॉम्पेंसेट कर दिया फुल अमाउंट। चलो पार्टी मनाए? नहीं, हमारी समस्या और भी एक है। ये फायर में ये लॉस के अलावा ड्यू टू फायर और एक लॉस हो जाता है, क्या बता सकता है क्या? ये लॉस तो हो गया, स्टॉक लॉस्ट 5 लाख टू प्रोटेक्ट लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी लिया था। बट और एक क्या लॉस हो रहा है? आंसर बहुत सिंपल है, बिकॉज ऑफ फायर से नेक्स्ट 3 और 4 मंथ मेरा बिजनेस बंद रहेगा ना।
जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर से अप टू 31 अक्टूबर मेरा बिजनेस वॉज शट डाउन या क्लोज्ड या मिनिमम एक्टिविटी चल रही है, तो ये 4 मंथ में जो मैं बिजनेस करके प्रॉफिट कमाने वाला था, वो प्रॉफिट का भी तो नुकसान हो गया। एज्यूमिंग मैं 3 लाख कमाने वाला हूं, तो बताइए इसको कैसे प्रोटेक्ट करूं? ये 3 लाख का लॉस को कैसे प्रोटेक्ट करूं जो इधर कमाने वाला था? क्या बता सकते हैं क्या करना चाहिए? सही सोच रहे, मुझे इसकी भी इंश्योरेंस पॉलिसी निकालनी पड़ेगी, और वो पॉलिसी का नाम है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। उसी का दूसरा नाम है कंसीक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। ठीक है, दैट मीन्स बिजनेसमैन लॉस ऑफ स्टॉक का भी पॉलिसी लेगा एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट का भी लेगा। सपोज फैक्ट्री है जहां प्रोडक्शन होता है, शायद वो लॉस ऑफ स्टॉक का लेता है, लेकिन शॉप है जहां एक्चुअल सेल होता है, वहां लॉस ऑफ स्टॉक प्लस लॉस ऑफ प्रॉफिट दोनों की पॉलिसी लेनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स दोनों का प्रीमियम अलग भरेगा। सो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनना। तो ये जो मेरा पीरियड था, कौन सा पीरियड? डेट ऑफ फायर 1 जुलाई से लेके 31 अक्टूबर, जिसमें मेरा बिजनेस बंद था, इसको क्या नाम दे? डिसलोकेशन पीरियड या तो अफेक्टेड पीरियड। अफेक्टेड पीरियड, ये 4 मंथ का मेरा प्रॉफिट का नुकसान हो गया है। अब बताओ मुझे कैलकुलेट क्या करना है? आंसर वेरी सिंपल है, ये 4 मंथ में मेरा प्रॉफिट कितना हुआ है? क्या आप में से कोई माइक चालू रख के बता सकते हैं ये 4 मंथ में हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है? कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या आप में से कोई माइक चालू रख के बता सकता है ये 4 मंथ में मेरा प्रॉफिट कितना हुआ है? कैसे कैलकुलेट करूं? जल्दी बोलो। सर पिछले साल में सेम पीरियड में जितना प्रॉफिट हुआ होगा उस हिसाब से एस्टिमेट करना पड़ेगा, बराबर है? क्या करना पड़ेगा अपने को? बेस्ट एस्टिमेट करना पड़ेगा। कैसे बेस्ट एस्टिमेट करूं? मुझे जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 मंथ में कितना एक्सपेक्टेड सेल्स था वो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ, एज्यूमिंग अमाउंट ऐसे ही बोलते जा रहा हूं। एज्यूमिंग मेरा एक्सपेक्टेड सेल 4 लाख है, ये 4 मंथ में था। ये कैसे आएगा वो बाद में देखते हैं। एक बार पता चल गया मैंने जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 मंथ का 4 लाख का सेल्स करना था, लेकिन धंधा बंद था, आई लॉस्ट 4 लाख का सेल्स। और मेरा जीपी रेशियो, क्योंकि मैं बिजनेस करता हूँ, जीपी तो पता ही होता है, 25% है। तो बताइए मैं कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट करता था ये 4 मंथ में? जल्दी बोलो। मैं 4 मंथ में मेरा एक्सपेक्टेड सेल 4 लाख है, हाँ, एनजीपी 25% है, तो श्योरली मैं कितना प्रॉफिट करने वाला था? मेरा लॉस हो गया 1 लाख। अब ये बताइए ये एक्सपेक्टेड सेल कैसे कैलकुलेट करूं? कोई ज्योतिष को जाके पूछे क्या, एस्ट्रोलॉजर को जाके, कि मैं जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में कितना सेल करने वाला था, प्लीज बताओ? नहीं। तो क्या करेंगे? आंसर वेरी सिंपल है। क्या करेंगे? आंसर वेरी सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, सेम पीरियड में, क्या बोला मैंने? सेम पीरियड में लास्ट ईयर कितना सेल होने वाला किया था, एक्चुअल सेल पहला तो वो देखेंगे। सेम पीरियड में, सेम मतलब जुलाई से लेके सेम पीरियड में कितना सेल करने वाला था वो देखो। कितना हुआ था, दादा करने वाला था नहीं, सेम पीरियड में मेरा लास्ट ईयर कितना सेल हुआ था। सपोज सेम पीरियड में
सेम पीरियड में मेरा लास्ट ईयर 3 लाख का सेल हुआ था। क्या बोला? सेम पीरियड में मेरा लास्ट ईयर 3 लाख सेल हुआ था। तो ये 3 लाख को हम कुछ नाम देते हैं। लेट्स गिव वन नेम। ये जो सेल होता है सेम पीरियड में लास्ट ईयर, उसका नाम है स्टैंडर्ड टर्नओवर। सो कोई मुझे माइक में बोल सकता है? हम इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी साथ साथ सुनते जाते हैं। व्हाट इज स्टैंडर्ड टर्नओवर? व्हाट इज स्टैंडर्ड टर्नओवर? जल्दी जल्दी बताओ। अरे बोलो। टर्नओवर in the same dislocation period but in the previous year. Dislocation period means how many months that business was affected. करंट ईयर का जो डिसलोकेशन पीरियड है एग्जैक्टली वही जुलाई टू अक्टूबर, बट प्रीवियस ईयर में जो आंसर है वो स्टैंडर्ड टर्नओवर है। तो क्या मेरा ऐसा समझू, मेरा करंट ईयर का ईयर ऑफ फायर में एक्सपेक्टेड सेल्स 3 लाख है, ऐसा समझू? नहीं, अरे वो तो मेरा लास्ट ईयर का था। क्या बोला? वो तो हमारा लास्ट ईयर का सेम पीरियड का 3 लाख था। मुझे तो ईयर ऑफ फायर में देखना है। सोच के आंसर दो माइक में। क्या लग रहा है? ईयर ऑफ फायर में भी एग्जैक्ट 3 लाख होगा? उससे जास्ती होगा, मोर होगा, कमती होगा, लेस होगा? क्या लग रहा है? बिजनेस एंगल से आंसर देना। हम लोग ये टॉपिक बिजनेस के एंगल से पढ़ते हैं। अरे हम लोग इतना एक्सपेंसेस जो करने वाले ऑनर्स की डिग्री और डेबिट क्रेडिट पढ़ने के लिए थोड़ी करने वाले हैं। अकाउंटेंट थोड़ी बनना है अपने को। बताइए। आई रिपीट माय क्वेश्चन। मैं मेरा क्वेश्चन वापस पूछ रहा हूं। क्या ईयर ऑफ फायर में जितना सेम पीरियड में लास्ट ईयर स्टैंडर्ड टर्नओवर 3 लाख हुआ था, करंट ईयर में भी उतना ही होगा, सेम, या तो उससे जास्ती होगा, मोर, या तो इससे कमती होगा, लेस? क्या लग रहा है? चलो स्वप्न, बिजनेस के एंगल, स्वप्न नहीं, कौन है, बिजनेस के एंगल से बात बताओ जल्दी से। ज्यादा भी हो सकता। ज्यादा कब होगा? क्यों होगा ज्यादा? सर अगर ज्यादा तरह से बिजनेस तो हर साल ग्रो करता है, हम लोग तो एक्सपेक्ट करेंगे कि अगले साल ज्यादा ही रहे। ओके, दैट मीन्स हमारे बिजनेस में कुछ ट्रेंड होता है। ट्रेंड मतलब हमारे बिजनेस का कुछ ग्रोथ होता है। हम बिजनेस लेके बैठे हैं ना, हम सेम टू सेम बिजनेस रहेगा तो थोड़ी चलेगा, इंप्रूव भी तो होना पड़ता है। हम मेहनत करते हैं। मैं मेरे बिजनेस की बात कर रहा हूं। एक जमाने में मैं जब कोचिंग क्लास चलाता था, उस जमाने की बात है, मोर देन 10 years पहले की बात है, तब एवरी ईयर मेरे पास 25% बिजनेस में ग्रोथ होता था। नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते थे एवरी ईयर। सपोज पहले की ईयर में 500 है तो नेक्स्ट ईयर 600 के ऊपर जाएंगे, उसके ऊपर और 700-800 के ऊपर जाएंगे एंड सो ऑन। क्यों 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 क्यों? ग्रोथ होती थी। अरे पढ़ाने का काम मैं ईमानदारी से करता था। हमारा जो कोचिंग क्लास का बिजनेस है ना, वो तो रेफरेंस से चलता है ना। जो स्टूडेंट मेरे पास पढ़ते थे वो एवरी स्टूडेंट, और एक को दो को तो नेक्स्ट ईयर भेजते ही थे। अरे सर के पास जाओ, मजा आएगा, अकाउंट्स तो वैसे ही सीख जाएंगे, बिजनेस भी सीख जाएंगे। अभी अभी मैं 4 दिन पहले आई मेट वन ऑफ माई पास्ट ईयर स्टूडेंट। वो मेरे से पढ़ के गया था समवेयर इन 90, मतलब 30 years बैक। अभी तो वो एडवोकेट है। मैं मेरे काम से ही उसके पास गया था, मुझे कुछ एफिडेविट बनानी थी। मैं स्टूडेंट के पास गया था, वो एडवोकेट है। एंड वो उसी दिन उसके वहाँ कुछ और 2 लोग मिले, वो इसका असिस्टेंट थे, वो भी एडवोकेट बन गए। इसका नाम है प्रकाश परमार, एडवोकेट प्रकाश परमार, और इसका नाम है शेट्टी, लड़की का नाम है, आई डोंट नो क्या फर्स्ट नेम भूल गया। वो लोग भी मेरे से पढ़ के गए थे एंड ये एडवोकेट इसके असिस्टेंट थे। एंड दे वे सरप्राइज टू नो दैट उनका मेन बॉस भी मेरे से पढ़ के गया। तब उन्होंने क्लियर कट बोला, सर आपका आवाज हमारे कान में आ रहा है अभी भी, डेबिट डेबिट में ही आना चाहिए, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, सर कान में गूंजता है। बोलता है सर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर रियल लाइफ। वेल,
तो क्या लग रहा है तुमको? माइक में आंसर दो, बेस्ड ऑन माय टीचिंग स्किल। क्या लग रहा है? एवरी ईयर बिजनेस 25% से ग्रो करना रीजनेबल एजम्पशन था या नहीं था? जल्दी से बोलो, हाँ या ना? हाँ सर था। पक्का बढ़ेगा? यस सर। क्यों बढ़ेगा? यस सर। मेरा बिजनेस क्यों बढ़ेगा 25 इयर्स कोचिंग क्लास वाला? क्योंकि सर आप हर साल ईमानदारी से काम करते थे ओके, तो सुनिए मेरी बात। हमारा क्वेश्चन है डिसलोकेशन पीरियड में कितना सेल होने वाला है। तो आंसर बहुत सिंपल है। ये जो 3 लाख है ना, वो तो लास्ट ईयर का सेल था सेम पीरियड में, जिसे हम स्टैंडर्ड टर्नओवर बोलते हैं। प्लस मेरा बिजनेस का ट्रेंड दिख रहा है लास्ट 3-4 साल का कि एवरी ईयर 33 1/3% बिजनेस ग्रो करता है सपोजिंग। तो मेरा एक्सपेक्टेड सेल्स 4 लाख है। इसको बोलते हैं एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर। तो हमने दो डेफिनेशन, दो इंपॉर्टेंट टर्म सीख लिया। कौन सा दो इंपॉर्टेंट टर्म? एक तो स्टैंडर्ड टर्नओवर। व्हाट इज स्टैंडर्ड टर्नओवर? उसके भी पहले एक इंपॉर्टेंट वर्ड सीख लिया कि डिसलोकेशन पीरियड। व्हाट वाज डिसलोकेशन पीरियड? अफेक्टेड पीरियड ड्यूरिंग विच द बिजनेस वाज नियरली क्लोज डाउन और अफेक्टेड। फिर स्टैंडर्ड टर्नओवर क्या होता है? एग्जैक्टली सेम पीरियड, डिसलोकेशन वाला पीरियड, बट प्रीवियस ईयर का सेल्स। सो 1/7/18 to 31 October. What is adjusted standard turnover? Expected sale in dislocation period. ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? वही जो स्टैंडर्ड टर्नओवर है, ग्रोथ। ना ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकता है और ग्रोथ नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ, क्या नेगेटिव ग्रोथ हो सकता है? मतलब बिजनेस डिक्लाइन हो सकता है? हो सकता है। कुछ बिजनेस में स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गए हैं। जैसे ये जो मैं बात कर रहा था ना, मेरा कोचिंग क्लास का बिजनेस 20-30% ग्रो हो रहा था, ये मैं 10-12 इयर्स पहले जब क्लासेस चलाता था तब से बोल रहा था। मैंने क्लास बंद कर दिया, उसको भी 12 इयर्स हो गया। तो मैं जो बात कर रहा हूँ टेक्निकली आज से 20 साल पहले की, आज से 20 साल पहले की, क्योंकि बंद किए हुए 12 इयर्स हो गया। तो उसके पहले 7-8 इयर्स, तो 20 इयर्स पहले मैं बोल रहा हूँ कि माई बिजनेस वॉज ग्रोइंग 25%। लेकिन एज ऑन टूडे क्या लग रहा है? कोचिंग क्लास का बिजनेस ईयर टू ईयर ग्रोथ दिखाई दे रहा है कि डिक्लाइन दिखाई दे रहा है आज की डेट में? आंसर, डिक्लाइन दिखाई दे रहा है। पता है क्यों? फॉरगेट इवन द कोरोना, फॉरगेटिंग द कोरोना ऑल्सो, बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लास्ट 5-7 इयर्स में आ गया है। जैसे हमारे जो सीए की क्लास है उसमें लास्ट 5 इयर्स, फॉरगेटिंग द कोरोना, हम लोग ऑलरेडी पेन ड्राइव पर लेक्चर बेचना स्टार्ट कर दिया था। मतलब नो नीड टू गो टू क्लासेस, आप पेन ड्राइव मंगा लो, घर पे देखो। नॉट ओनली दैट, मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे जो लेक्चर फ्री में डाले हैं वो तो बिफोर कोरोना के हैं। लास्ट ईयर के बैचेस में मैं जो लेक्चर रिकॉर्ड करता था क्लास में लाइव, वो सब डाल दिए। तो लॉट ऑफ फ्री मटेरियल इज अवेलेबल। बहुत सारे स्पेशलाइज्ड ऐप आ गए हैं। तो जो नॉर्मल ट्रेडिशनल कोचिंग क्लास का बिजनेस है वो अभी बहुत डिक्लाइन होने जा रहा है, ऑलरेडी हो गया है, नेगेटिव ग्रोथ। सो सपोज मेरा बिजनेस 20% नेगेटिव ग्रोथ से चल रहा है। यदि ऐसा है तो फिर मेरा एक्सपेक्टेड टर्नओवर इन द ईयर ऑफ फायर डिसलोकेशन पीरियड में 240 था। सो ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओवर। नेक्स्ट पॉइंट। नाउ सपोज मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर 3 लाख है, पॉजिटिव ग्रोथ है 20%, पॉजिटिव है तो ऐड कर देगा। मेरा एक्सपेक्टेड टर्नओवर 3,60,000 है। मेरा अफेक्टेड पीरियड का एक्सपेक्टेड टर्नओवर 3,60,000 है। ना ये जो डिसलोकेशन पीरियड है उसमें क्या लग रहा है? मेरा एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल सेल्स, ये मेरा एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड टर्नओवर को हम स्टैंडर्ड टर्नओवर बोलते हैं।
एक्सपेक्टेड टर्नओवर को हम स्टैंडर्ड टर्नओवर बोलते हैं। क्या लग रहा है, एक्चुअल सेल्स 0 हो जाएगा कि कुछ तो होगा? आंसर डिपेंड्स। सपोज शॉप कंप्लीटली शट ही कर दिया है तो 0 हो जाएगा, लेकिन कभी कभी हम शॉप कंप्लीटली शट न करते हुए जो सेल्वेज वाला गुड्स है उसे बेचने की कोशिश करते हैं। यदि वो बॉम्बे में शॉप है तो शॉप के बाहर फुटपाथ पर दुकान लगाएंगे, फुटपाथ पर मंडप बनाएंगे और उसमें कुछ बेचने की कोशिश करेंगे। या तो अपनी दुकान के बाजू में कोई पड़ोसी की दुकान अवेलेबल है, वैकेंट है, तो उसे भाड़ा लेके हम बिजनेस वहां करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे पता है? वरना सपोज हम शॉप कंप्लीटली शट कर देंगे ना, कंप्लीटली बंद, तो अपने कस्टमर दूसरी शॉप में चले जाएंगे और वहां वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो विल लूज द कस्टमर परमानेंटली। इसके लिए समझदारी तो उसमें है कि फुटपाथ पर शॉप के बाहर बिजनेस करो, पड़ोसी की दुकान खाली मिल रही है रेंट पर, वहां रेंट पर लेके बिजनेस करो, कस्टमर हाथ से मत जाने दो। सो सपोज ये जो 1 जुलाई से 31 अक्टूबर, ओके, उसके अंदर एक्सपेक्टेड सेल 360 है, लेकिन मैंने फुटपाथ पर बिजनेस किया, पड़ोसी की दुकान रेंट पर लेके एक्चुअल सेल्स भी किया है 1 लाख। तो बताओ मेरी जो सेल की कमी हो गई है, शॉर्ट हो गया है, वो कितने पर हो गया है शॉर्ट सेल्स? बताओ जल्दी जल्दी जल्दी, शॉर्ट सेल्स कितने का हुआ है? जल्दी से बताओ, अरे बोलो ना माइक में। So 2,60,000. तो जो मेरा प्रॉफिट का नुकसान हुआ है वो 360 से हुआ है, वो वाले सेल में से, कि 260 वाले सेल में से? So 260 वाले में से। 260 वाले सेल में मेरा 260 वाले सेल्स में नुकसान हुआ है। बात समझ में आ गया? और यदि मेरा जीपी रेशियो समझने के लिए 25% है तो बताइए मेरा प्रॉफिट का कितना नुकसान हो गया है? इसे बोलते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट। सो बताइए, लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए वी नीड 2 फिगर। आप बता सकते हैं विच 2 फिगर यू नीड टू कैलकुलेट लॉस ऑफ प्रॉफिट? मेरा डिसलोकेशन पीरियड का एक्सपेक्टेड सेल मेन है कि शॉर्ट सेल मेन है? मेन, अल्टीमेट, जल्दी बताओ, अरे बोलो, क्या मेन है? So short sales. Short शॉर्ट sale. सेल्स मेन है, मेरा शॉर्ट सेल्स मेन है। ठीक है, एक काम करते हैं, एक इसके पर एक छोटा सा एग्जांपल लिख लेते हैं, ओके, फिर हम आगे जाएंगे। चलिए आप भी लिखना स्टार्ट कर दो, छोटा सा एग्जांपल लिखना स्टार्ट करो, लिखो, फटाफट लिखो। डेट ऑफ फायर 1/5/18, affected period 3 months, फिर sales during first 5 to 1st August 70,000, and sales during 1/5/17 to 1/8/17 3 lakh. Trend in sales 10% growing, GP ratio 20%,
कैलकुलेट लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, बताओ आंसर क्या आएगा? ये मेरा लास्ट ईयर था, ये ईयर ऑफ फायर है। फायर हो गया फर्स्ट में 18 को, सो फर्स्ट में से 1 अगस्त, ये मेरा डिसलोकेशन पीरियड है, अफेक्टेड पीरियड। ये 3 मंथ का है। फर्स्ट में क्या था? डेट ऑफ फायर। ये डिसलोकेशन पीरियड में मैंने कितना सेल्स किया? ओनली 70,000। एग्जैक्टली यही पीरियड का बैक जाओ, 1 में ये वाला पीरियड को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड टर्नओवर। और उसमें कितना मेरा सेल्स था? 3 लाख। अब बताओ कैसे करूं मैं आगे? आंसर वेरी सिंपल है, मुझे शॉर्ट सेल कैलकुलेट करना है और फिर जीपी रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। करेक्ट? मेरे को शॉर्ट सेल कैलकुलेट करना है कि अफेक्टेड पीरियड में, डिसलोकेशन पीरियड में मेरा शॉर्ट सेल कितना हो गया। तो आंसर वेरी सिंपल है, किधर लिखो, इधर लिखो, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स इन डिसलोकेशन पीरियड। ठीक है, सो स्टैंडर्ड टर्नओवर कितना था? इन द प्रीवियस ईयर 3 लाख। ट्रेंड क्या है? 10% ग्रोइंग। सो आप बता सकते हैं 330 क्या है? डिसलोकेशन पीरियड में एक्सपेक्टेड सेल, उसका नाम क्या दिया गया है? एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर। लेकिन एक्चुअल सेल्स कितना हुआ है? 70,000। तो मैं सेल्स में शॉर्ट कितनी हो गई? 260। सो लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना है? जीपी रेशियो मल्टीप्लाई बाय शॉर्ट सेल। जीपी रेशियो कितना दिया गया था? 20%। मेरा लॉस ऑफ प्रॉफिट हो गया 52,000। मेरा लॉस ऑफ प्रॉफिट हो गया 52। बिजनेस के एंगल से सोचो, बिजनेस के एंगल से सोचो। क्या आपने बिजनेस के एंगल से सोचा? कितने लोग को समझ में आ गया? कैलकुलेशन तो एस वर्ड लिखो, एस माने समझ में आ गया चैट में, जल्दी। वेरी गुड। अब ये बताइए, सो अल्टीमेटली लॉस ऑफ प्रॉफिट में कौन सा 2 इंपॉर्टेंट वेरिएबल मुझे कैलकुलेट करना है? जल्दी जल्दी बताओ, कौन सा 2 इंपॉर्टेंट वेरिएबल मुझे कैलकुलेट करना है? So GP ratio and short sales.
एक तो जीपी रेशियो और दूसरा Short sales. हाँ, एक तो जीपी रेशियो और एक तो शॉर्ट सेल। हमने जितना भी डिस्कशन सिर्फ किया है वो किसके पर किया है अभी तक? हमने जितना भी डिस्कशन किया है वो सिर्फ किसके पर किया है? बोलो। सेल्स। शॉर्ट सेल पर। किसके पर डिस्कशन करना बाकी है? जीबी पर। जीपी रेशियो। अब देखते हैं जीपी रेशियो कैसे निकलेगा। डिस्कशन ऑन जीपी रेशियो इंपॉर्टेंट है। डिस्कशन ऑन जीपी रेशियो। अब सुनना, मैं जीपी रेशियो कैसे निकालूं? ओके, सपोज मैं मार्जिनल कॉस्टिंग के फॉर्म में इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूं। मेरा सेल्स 10 लाख है, लेस वेरिएबल कॉस्ट, मालूम है ना, मटेरियल एक्सेट्रा, 7 लाख है। 8 लाख को क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन। यही तो तुम्हारा जीपी हो गया मार्जिनल कॉस्टिंग की लैंग्वेज में। लेस फिक्स कॉस्ट, रेंट वगैरह। ये हो गया नेट प्रॉफिट। बताओ जीपी रेशियो कैसे निकालूं? दो मेथड से जीपी रेशियो निकल सकता है। मेथड नंबर 1, ऊपर से स्टार्ट करो तो क्लियरली दिखता है जीपी 3 लाख, जीपी इज 3 लाख, सेल्स 10 लाख। यहां तुमने क्या फॉर्मूला लगाई? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। और बॉटम से स्टार्ट करना है तो आप मुझे फॉर्मूला बता सकते हैं? बॉटम से, बॉटम से बताओ जीपी कैसे निकालूं? मुझे नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करना है तो क्या? मुझे प्लस नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करना है तो क्या? बोलो बोलो बोलो। प्लस नेट प्रॉफिट प्लस व्हाट? Fixed फिक्स cost. कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। सो नेट प्रॉफिट 2 लाख है, फिक्स कॉस्ट 1 लाख है, जीपी इज 30%। ओके, मेरी बात सुनना अभी जो मैं बोलता हूं, ध्यान से सुनना। सपोज नेक्स्ट पूरा ईयर में, नेक्स्ट पूरा ईयर में, पूरा 12 मंथ, जस्ट समझने के लिए, हाँ एग्जाम्पल है, मेरा बिजनेस बंद रहता है पूरा ईयर, और मेरा नेक्स्ट पूरा ईयर में ये पोजीशन अदरवाइज होने वाली थी। मैं 10 लाख का सेल्स करने वाला था, 7 लाख का वेरिएबल कॉस्ट होने वाली थी, 3 लाख का जीपी है, फिक्स कॉस्ट 1 लाख है, नेट प्रॉफिट 2 लाख है। मेरी बात सुनना जो मैं बोल रहा हूं, ये मेरा नेक्स्ट ईयर की पोजीशन होने वाली थी। मैं 2 लाख का प्रॉफिट कमाने वाला हूं, ठीक है। ओवर। नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सपोज मुझे पॉलिसी निकालनी है ताकि मेरा नुकसान हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी भर दे, इंश्योरेंस कंपनी भर दे। वो कितने की पॉलिसी निकालूं? 2 लाख रुपीस की प्रॉफिट की पॉलिसी निकालूं कि समथिंग मोर देन दैट? दैट्स माय क्वेश्चन। आई रिपीट, मैं चाहता हूं मेरा कुछ भी नुकसान हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी भरपाई कर दे। नेक्स्ट ईयर 10 लाख सेल होने वाला है, 2 लाख प्रॉफिट कमाने वाला हूं, तो मैं फुल प्रोटेक्शन लेना चाहता हूं, तो पॉलिसी एग्जैक्टली 2 लाख की निकालूं कि समथिंग मोर? आंसर समथिंग मोर। क्यों, मैं बताता हूं। सपोज इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे 2 लाख चेक दिया, जैसे ही 2 लाख का चेक दिया, रेंट लेने वाले आ जाएंगे, बोलता भाड़ा दो, क्योंकि अभी तक हमने भाड़ा नहीं दिया था ना। जब भी रेंट लेने वाला आता था हम बोलते थे अरे रुक जाना, पैसे नहीं है, सब जल गया, धंधा ही नहीं है, भाड़ा कहां से दूं, कोरोना चल रहा है, लाइक दैट। बट जैसे ही उसको पता चला इंश्योरेंस कंपनी ने 2 लाख का चेक दे दिया है मुझे, वो आके बोलेगा भाड़ा दे दो, उसमें से 1 लाख भाड़ा दे देगा, तो मेरे पास तो 1 लाख ही बचेगा। मैं अभी तक रो ही रहा हूं, समझ ही नहीं रहा है हो क्या रहा है। आप बता सकते हैं हो क्या रहा है?
मैंने 2 लाख का प्रॉफिट की पॉलिसी निकाला, तो जैसे ही चेक मिला, रेंट वाला बोला है, लैंडलॉर्ड बोला भाड़ा दो, 1 लाख दे दिया, तो मेरे पास 1 लाख बचा। आज तक मेरे को समझ में नहीं आया हो क्या रहा है। इंश्योरेंस कंपनी ने तो 2 लाख दिया था, 2 लाख दिया था, तो भी 1 ही लाख बचा। ऐसा क्या चक्कर हो गया? आंसर, हमारी पॉलिसी शॉर्ट हो गई है। पता है आपको पॉलिसी किसकी निकालनी चाहिए? नॉट ओनली 2 लाख प्रॉफिट प्लस जो 1 लाख फिक्स कॉस्ट है ना, उसे स्टैंडिंग चार्जेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग चार्जेस। तो टोटल 3 लाख की निकालनी चाहिए। क्या बोला मैंने? 3 लाख। सो जीपी में मुझे खाली नेट प्रॉफिट नहीं, फिक्स कॉस्ट भी इंक्लूड करना है, वरना मेरी पॉलिसी फिर शॉर्ट हो जाने वाली है। मेरा प्रॉफिट का नुकसान रॉन्ग कैलकुलेट हो जाएगा। सो मेरा प्रॉफिट का नुकसान है ना 30% है, 20% नहीं। मेरा प्रॉफिट का नुकसान 30% है। सो नेक्स्ट ईयर यदि मेरा 10 लाख का 10 लाख का सेल शॉर्ट हो गया है, नेक्स्ट ईयर यदि मेरा 10 लाख का शॉर्ट हो गया है ना, तो इंश्योरेंस कंपनी से मैं 30% 3 लाख क्लेम करेगा। सो दैट मुझे 3 लाख का चेक मिलेगा, 1 लाख रेंट देगा, 2 लाख मेरे पास बचेगा। सो बताइए जीपी की फॉर्मूला बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। जीपी कैसे कैलकुलेट करेंगे, जल्दी फॉर्मूला बताओ। इंश्योरेंस कंपनी ये फॉर्मूला यूज करेगी, जल्दी बताओ क्या लिखा है? So net profit plus fixed cost upon sales into 100. राइट, ऑफ कोर्स ये लास्ट ईयर का है। कौन से ईयर का है? लास्ट ईयर का है। अच्छा, ये जो इनकम स्टेटमेंट मैंने लिखा है, इसी को अपन कन्वेंशनल इनकम स्टेटमेंट में लिखता हूं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट में, तो भी चलता है। सेल्स 10 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट 7 लाख है, जीपी 3 लाख है, फिक्स कॉस्ट को स्टैंडिंग चार्जेस बोलते हैं, 1 लाख है, और नेट प्रॉफिट 2 लाख है। बताओ, हमको पूरा कन्वेंशनल ट्रेडिंग न देते हुए ये बॉक्स में जो लिखा है ब्लैक कलर के बॉक्स में अभी भी फिक्स कॉस्ट एंड नेट प्रॉफिट सिर्फ इतना ही दिया है, तो बताओ मैं कैसे जीपी रेशियो निकालूं? जल्दी जल्दी बोलो। फिक्स कॉस्ट और नेट प्रॉफिट उतना ही दिया है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूं? फॉर्मूला बताओ। नेट प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। सेल्स, तो मुझे जीपी रेशियो मिलता है। ओवर, आगे चलता हूं। सपोज मेरे को यही बिजनेस में और एक इनकम है, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। मैंने कोई शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट किया, बिजनेस ने मुझे इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिला है से 10,000। अब मेरा नेट प्रॉफिट 2,10,000 हो गया। बताओ, अभी सपोज पूरा आग लगेगा, हाँ पूरा आग लग गया, एवरीथिंग इज लॉस्ट, 1 ईयर बिजनेस बंद हो गया, फिर भी पता है मैं पॉलिसी अभी भी वही 3 लाख की लेने वाला हूं। कैसे? आग लगा, बिजनेस बंद हो गया ना, तो भी डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट तो बाहर से मिलता है ना, वो तो वैसे ही मिलने देने वाला है। सो अभी भी मेरा जीपी रेशियो वही होगा कि 2,10,000 में से कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, जो बिजनेस इनकम सेल ऑफ गुड्स से, प्रॉफिट से, बिजनेस से नहीं है, तो उसे हटा देगा। सो नेट प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर देगा। ऑफ कोर्स फिक्स कॉस्ट तो एड ही करना है। तो अभी भी मेरा जीपी रेशियो, बताओ अभी भी मेरा जीपी रेशियो कितना है? जल्दी बोलो, अभी भी मेरा जीपी रेशियो कितना है? 30%। सो अब बताओ जीपी रेशियो की फॉर्मूला में नेट प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट की फॉर्मूला में क्या चेंज करूं? माइनस व्हाट? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। वो क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि वो कहां मिक्स्ड अप हो गया है? सर वो नेट प्रॉफिट में मिक्स्ड हो गया। हाँ, तो नेट प्रॉफिट, हम बिजनेस के नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से है, जैसे डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो उसे माइनस कर देंगे, एंड ऑफ कोर्स फिक्स कॉस्ट तो ऐड ही कर देंगे, एंड हमको लास्ट ईयर का जीपी रेशियो मिल जाएगा। सो फाइनल फॉर्मूला बता दीजिए मुझे, लास्ट ईयर का जीपी रेशियो की क्या फॉर्मूला है? नेट प्रॉफिट माइनस व्हाट नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस व्हाट? फिक्स्ड कॉस्ट।
डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। ये कौन से ईयर का जीपी रेशियो मिला? प्रीवियस ईयर का। मगर मुझे तो ईयर ऑफ फायर का जीपी रेशियो चाहिए, मुझे तो ईयर ऑफ फायर का जीपी रेशियो चाहिए। सो यदि कुछ जीपी रेशियो में भी ट्रेंड है, रेशियो का ट्रेंड है, सेल्स का नहीं, तो वो भी प्लस माइनस कर सकता हूं। जैसे कि मेरी एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है, मेरी मार्केट में जो मटेरियल कॉस्ट है ना, वेरिएबल मटेरियल कॉस्ट जो लास्ट ईयर थी, उससे सप्लायर ने प्राइस घटा दिया है, या तो मैं नया मशीनरी से प्रोडक्शन कर रहा हूँ, लेबर के ऊपर डिपेंडेंट कम हो गया है और मेरा जीपी रेशियो 2 या 3% से बढ़ रहा है। यदि ऐसा दिख रहा है तो डेफिनेटली इफ देयर इज एनी ट्रेंड इन जीपी रेशियो इंक्रीज, तो वो प्लस करके मैं करंट ईयर में 32 अप्लाई करेगा। 30 लास्ट ईयर का है, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, हम एज्यूम करेंगे लास्ट ईयर वाला ही जीपी करंट ईयर में चलेगा। लेकिन यदि मुझे जीपी में ट्रेंड दिखता है, वो ट्रेंड पॉजिटिव भी हो सकता है, वो ट्रेंड नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे हमारा इवन लॉस ऑफ स्टॉक में भी तो ऐसे ही करते थे ना, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम एज्यूम करते थे लास्ट ईयर का ही जीपी करंट ईयर में चलेगा। बट यदि हमें कुछ ट्रेंड दिखाई देते थे तो डेफिनेटली बेस्ड ऑन द ट्रेंड हम करंट ईयर का जीपी रेशियो डिसाइड करते थे। कहानी खत्म, यहां तक की कहानी खत्म। यहां तक हम लोग ने क्या क्या सीखा है देख लेते हैं। सबसे पहला हमने सीखा है कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड। क्या इंपॉर्टेंट टर्म सीखे? नंबर 1, डिसलोकेशन पीरियड क्या है? आंसर, डिसलोकेशन पीरियड इज अफेक्टेड पीरियड ड्यूरिंग विच द बिजनेस वाज अफेक्टेड। नंबर 2, स्टैंडर्ड टर्नओवर क्या है? तो आंसर, टर्नओवर इन द प्रीवियस ईयर इन द सेम डिसलोकेशन पीरियड। नंबर 3, एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर क्या है? तो स्टैंडर्ड टर्नओवर जो होता है उसमें मेरा जो सेल्स का ट्रेंड है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वो एडजस्ट करते हैं, तो एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर होता है। शॉर्ट सेल क्या था? तो एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर वाज एक्सपेक्टेड सेल, उसमें जो भी एक्चुअल सेल डिसलोकेशन पीरियड अफेक्टेड पीरियड में माइनस कर देंगे, शॉर्ट सेल मिलेगा। लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे मिलता है? वेरी सिंपल, जीपी रेशियो इनटू शॉर्ट सेल लॉस ऑफ प्रॉफिट। जीपी रेशियो खुद कैसे मिलता है, क्या फॉर्मूला बनती है? आंसर, नेट प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग इनकम हटा के फिक्स कॉस्ट ऐड कर देंगे, बैकवर्ड जा रहा है तो मुझे जीपी रेशियो ऑफ लास्ट ईयर मिलता है। जीपी रेशियो करंट ईयर का कैसे मिलेगा? वही लास्ट ईयर वाला ही करंट ईयर में आएगा, ऐसे हम एज्यूम करते हैं। और लास्ट ईयर के जीपी रेशियो में कुछ मुझे जीपी रेशियो में ट्रेंड दिखाई देता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, 1-2% जीपी बढ़ता है घटता है, तो वो एडजस्ट करके करंट ईयर का जीपी रेशियो कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान से सुनना। डिसलोकेशन पीरियड मींस अफेक्टेड पीरियड, बराबर है? अच्छा, ऐसा न हो ना जाए कि एक बार आग लग गया फिर हम धंधा स्टार्ट ही ना करें, बंदी रहने दे। वैसे इंश्योरेंस कंपनी तो अपने को प्रॉफिट दे देने वाली है, तो मेहनत का काम कौन करे? 12 महीना क्या 2 साल बंद रहने दो ना धंधा, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, जनरली ये जो पीरियड होता है ना, वो पॉलिसी में लिखा होता है, एंड इट डजंट एक्सीड 6 मंथ, उसे इंडेमनिटी पीरियड बोलते हैं। इंडेमनिटी पीरियड मींस कितना मंथ का नुकसान इंश्योरेंस कंपनी भरपाई कर देगी, तो उसके लिए मुझे पॉलिसी निकालनी पड़ती है। सपोज मैंने इंश्योरेंस कंपनी को बोला है, हाँ बोला है कि आप मुझे 4 मंथ का पॉलिसी दो, 4 मंथ का, कि 4 मंथ धंधा बंद हुआ, आप नुकसान भरपाई करेंगे। लेकिन एक्चुअल धंधा बंद सिर्फ 3 मंथ में हुआ है, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी 3 मंथ का ही नुकसान भरपाई कर देगी, उसको इंडेमनिटी पीरियड बोलते हैं। सो 4 मंथ पॉलिसी पीरियड है, 3 मंथ अफेक्टेड पीरियड है, whichever is less. सो इंडेमनिटी पीरियड क्या होता है? कितना मंथ का नुकसान इंश्योरेंस कंपनी भरपाई कर देगी। इंडेमनिटी पीरियड मींस कितना मंथ का नुकसान इंश्योरेंस कंपनी भरपाई कर देगी। तो ये हमने लिखा है अपने थियरी नोट्स में, अभी लिखा है कि इंडेमनिटी पीरियड क्या होता है? इट इज द पीरियड फॉर विच इंश्योरेंस कंपनी विल कॉम्पेंसेट द इंश्योर्ड बिजनेस। It is period covered by the policy. For the purpose of claim, it is period covered in the policy or dislocation, whichever is less. जैसे कि सपोज मैंने 4 मंथ की पॉलिसी निकाली है, सॉरी पॉलिसी मैंने 6 मंथ की निकाली है, अफेक्टेड पीरियड 4 मंथ है, तो इंश्योरेंस कंपनी इंडेमनिटी पीरियड 4 मंथ होगा, मुझे 4 मंथ का नुकसान भरपाई कर देगा। इंडेमनिटी पीरियड मींस कितना मंथ का नुकसान भरपाई कर देगा।
सपोज डिसलोकेशन पीरियड 4 मंथ है, मगर मैंने पॉलिसी 3 मंथ की निकाली थी, तो इंश्योरेंस कंपनी कितना मंथ का नुकसान भरपाई कर देगा? 3 मंथ का. सो आइदर अफेक्टेड पीरियड और द एक्चुअल अफेक्ट ये पॉलिसी पीरियड व्हिचएवर इज लेस. ऐसा होना जाए, हम इंश्योरेंस प्रीमियम की पॉलिसी बोलते हैं ना, वो 12 महीना 2 ईयर 3 इयर्स का ले लेते हैं कि 3 इयर्स धंधा बंद है भरपाई कर दो. नहीं, 2 रीजन से. रीजन नंबर 1, जितना पॉलिसी पीरियड बढ़ाते हैं उसका प्रीमियम लगता है, फिर आग नहीं लगा फिर भी प्रीमियम भरते हैं. दूसरा पॉइंट, इंश्योरेंस कंपनी जनरली मैक्सिमम पॉलिसी 6 मंथ का ही देती है. बोलता है तुम 6 मंथ में धंधा स्टार्ट नहीं कर सकते तो तुम धंधा स्टार्ट करने के लिए फिट ही नहीं है, बेटर क्लोज ओनली. सो जनरली मैक्सिमम इंडेमनिटी पीरियड 6 मंथ्स की होती है. ऑफ कोर्स वो पॉलिसी में लिखा होता है. सो बताइए, व्हाट इज इंडेमनिटी पीरियड? हाउ मेनी मंथ्स प्रॉफिट इंश्योरेंस कंपनी विल कॉम्पेंसेट. कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिसलोकेशन, दैट इज अफेक्टेड पीरियड, और पॉलिसी पीरियड व्हिचएवर इज लेस. अफेक्टेड पीरियड 4 मंथ है, पॉलिसी पीरियड 6 मंथ है, तो 4 मंथ. पॉलिसी पीरियड ही 3 मंथ है, लेकिन अफेक्टेड पीरियड 4 मंथ है, तो 3 मंथ ओनली. जनरली कितना मंथ से ज्यादा वो पॉलिसी इश्यू ही नहीं करते हैं. ऐसी 6 मंथ से ज्यादा कॉम्पेंसेशन वाली पॉलिसी नहीं इश्यू करती है. ओके, कितने लोग को ये इंडेमनिटी पीरियड समझ में आया? ओके लिखो. नहीं समझ में आया, नोट ओके लिखो. तो मैं समझा देता हूं वापस से एक बार. इंडेमनिटी पीरियड समझ में आया तो ओके लिखो, नहीं समझ में आया तो नॉट ओके लिखो. ओके, सो इंडेमनिटी पीरियड मींस हाउ मेनी मंथ्स प्रॉफिट दे विल कॉम्पेंसेट मी. वो आइदर एक्चुअल अफेक्टेड पीरियड और पॉलिसी पीरियड, ऑब्वियसली व्हिचएवर इज लेस. ठीक है, चलिए आगे. अब मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना. हमने आग लगने के बाद मेरा एक्सपेक्टेड टर्नओवर 330 था, लेकिन एक्चुअल सेल्स 70 हुआ. बताओ हमने क्या डिस्कस किया? एक्चुअल सेल्स कहां करेंगे? जल्दी जल्दी बोलो बिजनेस के लैंग्वेज में. हमने एक्चुअल सेल्स कहां किया? मे बी फुटपाथ पर बैठ के किया, या तो पड़ोसी की दुकान में भाड़े लेके किया. एक्चुअल सेल्स किया. अब पता है, मैं फुटपाथ पर बिजनेस करूं ना तो 2 समस्या आने वाली है. कुछ अच्छे कस्टमर है ना, वो फुटपाथ से परचेस करना पसंद नहीं करेंगे. दूसरा, तुम लोग जो टाई पहन के बिजनेस करेंगे ना, वो सेल्समैन को भी फुटपाथ पर बेचना पसंद नहीं आएगा. माइक में जो बोलो जरा, जो बात बोल रहा हूं वो सही है कि गलत है? देखो, मैं बिजनेसमैन हूं ना, मैं बॉस हूं ना, मुझे बिजनेसमैन बॉस को फुटपाथ पर भी बैठ के धंधा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, शर्म नहीं आएगी. मैं तो बॉस हूं. लेकिन मैं कस्टमर हूं ना, तो कभी कभी मैं फुटपाथ पर पसंद नहीं करेगा परचेस करने के लिए. वो भी कस्टमर जो गाड़ी में कार में आके खरीदी करता है, तो बिलो डिग्निटी हो जाएगा. कोई उसकी फ्रेंड देख लेगी तो क्या सोचेगी अपने बारे में. दूसरी बात, जो टाई पहन के एम्प्लॉय होते हैं ना, सेल्समैन, पेड एम्प्लॉय, मालिक नहीं, वो भी फुटपाथ पर बिजनेस करना पसंद नहीं करेंगे. तो उसका कुछ ऑप्शन है क्या? है ना, पड़ोसी की दुकान पर रेंट पर ले लो. सपोज मैं पड़ोसी की दुकान पर रेंट पर लेता हूं और मुझे 12,000 इंटू 4 मंथ के लिए 48,000 रुपीज लग गया भाड़ा समझने के लिए. या तो इधर डिसलोकेशन पीरियड मैंने 3 महीना लिया है, जुलाई अगस्त सितंबर, ओके, मई जून जुलाई, ओके. सपोज 3 मंथ का मैंने पड़ोसी की दुकान रेंट पर लिया है. 12,000 इंटू 3, 36,000 रुपीज का मुझे एडिशनल एक्सपेंस लगा है. वो एक्सपेंस क्यों लगा है? ताकि ये मेरा सेल्स रिटेन हो जाए. अब सोच के मेरा आंसर देना बिजनेस के एंगल से. मैंने पड़ोसी की दुकान क्यों भाड़े पर ली? ताकि मेरा कस्टमर रिटेन हो जाए, मेरा सेल्स अफेक्ट ना हो जाए, नुकसान मेरा मिनिमाइज हो जाए. लेकिन उसके सामने मुझे एक्सपेंस भी तो लग गया ना. 12,000 रेंट इंटू 3 मंथ, एडिशनल प्रीमाइसिस का रेंट. सोच के आंसर दो, क्या हमें ये 36,000 भी इंश्योरेंस कंपनी से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? क्योंकि हम एक्सपेंस नहीं करते थे ना, तो मेरा सेल्स नहीं होता था 70,000 का. 70,000 सेल्स करने के लिए मुझे 36 का एक्सपेंस करना पड़ा है. सोच के आंसर दो बिजनेस की लैंग्वेज में. बिजनेस की लैंग्वेज में मुझे आंसर दो कि मैं 36,000 जो एक्सपेंस लगा है उसे भी क्लेम करूं या नहीं करूं.
बोलो, हाँ सर, बिजनेस की लैंग्वेज में बोलो। जल्दी बोलो। अरे यार, मैं ये जो एडिशनल एक्सपेंस लगा है वो भी इंश्योरेंस कंपनी से मांगू या नहीं मांगू? दैट्स माय क्वेश्चन। बोलो। अरे यार, एक जन भी नहीं बोल रहा है। बिजनेसमैन का कोई लड़का ही नहीं है इधर। कोई भविष्य में एंटरप्रेन्योर नहीं बनने वाले हैं क्या? नौकरी करने के लिए तुम लोग पैदा हुआ है क्या? बोला हाँ सर, हाँ बोलो सर। करना चाहिए। करना चाहिए। तो Yes. अब जो मैं बोलता हूं वो है क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंस। नॉन टेक्निकल सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया कि फुटपाथ पर बिजनेस करने के बदले में पड़ोसी की दुकान पर भाड़े पर लेंगे, रेंट पे करेंगे ताकि अपना सेल अफेक्ट ना हो जाए, वरना सेल जीरो हो जाता था। कितने की क्लेम देंगी इंश्योरेंस कंपनी? या तो एक्चुअल एक्सपेंसेस देंगे, जो मैंने 12,000 पर मंथ इंटू 3 मंथ के लिए 36,000 दिया है। अमाउंट ऐसे ही लिखते जा रहा हूं। और अब तुम इंश्योरेंस कंपनी खुद है, सोचना। अब तुम इंश्योरेंस कंपनी है, मैं क्लाइंट हूं, इंश्योर बिजनेस। मैंने बोला 36,000 रुपीज का रेंट दिया है। आप क्या बोलेंगे सामने? क्यों दिया? अब बोलेंगे ना क्यों दिया। मैंने बोला रेंट नहीं देता था ना, तो मेरे को ये जो एडिशनल सेल्स कुछ 70,000 हुआ था ना, एडिशनल सेल्स कुछ 70,000 हुआ था, वो जीरो हो जाता था। मैंने रेंट दिया तो मुझे 70,000 का एडिशनल सेल हुआ। इंश्योरेंस कंपनी ने अपना मारवाड़ी दिमाग लगाया। अच्छा ठीक है, तुमने ये पड़ोसी की दुकान भाड़े पर लिया और 70,000 का सेल किया वहां जाके, मगर आपका प्रॉफिट मार्जिन तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है 20% ही है। इंश्योरेंस कंपनी बोलती है पड़ोसी की दुकान में जो एडिशनल सेल किया, जो वरना नहीं होता था, वरना जीरो हो जाता था, उसके पर तुमने हमको कमा के तो 14 ही दिया है ताकि आपकी लॉस ऑफ प्रॉफिट की क्लेम कम हो जाए, और उसके सामने तुम क्लेम 36 की कर रहे। अब इंश्योरेंस कंपनी बोलता है मैं बेवकूफ हूं क्या? कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? अब खुद ही इंश्योरेंस कंपनी है। मैं आपके पास आके बोलता हूं मैंने 3 मंथ शॉप रेंट पर लिया है, 12,000 का रेंट दिया, 36,000 है, तो आपने अपना मारवाड़ी दिमाग लगाया, आप इंश्योरेंस कंपनी है। बोलता ठीक है। वो आप भाड़े पर जगह नहीं लेते थे तो क्या होता था? तो मैंने बोला जो 70,000 का सेल है वो नहीं होता था। आपने बोला ठीक है, आपने वो 70 में कितना कमाया? मैंने बोला 14। अब आप बताओ, अभी आपका फाइनल कंक्लूजन क्या है? कितना पैसा एग्री करेंगे मुझे? आप इंश्योरेंस कंपनी है। सर 14,000। 14. डेफिनेटली समझदारी तो 14 में ही है ना, वरना आपका दिवाला निकल जाएगा। सो क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस लोअर ऑफ व्हाट? लोअर ऑफ व्हाट? अबे जल्दी बोलो ना यार। एक्चुअल एक्सपेंसेस और जीपी। हाँ, लोअर ऑफ एक्चुअल एक्सपेंस है तो प्रॉफिट कमाया उसमें से एडिशनल सेल्स का जीपी, बराबर है। और एक पॉइंट है, 3 में से विचेवर इज लोअर। थर्ड पॉइंट समझाया नहीं है, अभी समझाने जा रहा हूं। वो थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, थोड़ी टेंशन हो जाएगा आपको समझने में, बट क्योंकि आप इंटेलिजेंट है समझ में जाएंगे। ऑफ द 3 विच इज लेस, तीसरा पॉइंट क्या है? तो उसके लिए कुछ एडिशनल वर्ड अभी सीखने पड़ेंगे। विल हैव टू लर्न सम मोर वर्ड जो मैंने बाकी रखा था। अभी मैं आगे की डेफिनेशन पर जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट टर्म्स। एक वर्ड है एनुअल टर्नओवर। व्हाट इज एनुअल टर्नओवर? ध्यान से सुनना। टर्नओवर ऑफ 12 मंथ, एग्जैक्ट 12 मंथ, बट प्रीवियस टू द डेट ऑफ फायर। मैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर नहीं बोल रहा हूं। एनुअल टर्नओवर इज नॉट इक्वल टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर। हाँ, नो। यदि मेरी डेट ऑफ फायर 1 जुलाई को है, तो एग्जैक्ट 12 मंथ बैक जाओ। 1 जुलाई से 1 जुलाई वाला पीरियड, 1 जुलाई 15 तो 1 जुलाई 16, उसे एनुअल टर्नओवर बोलते हैं। अभी मैं कुछ और वर्ड सिखा रहा हूं। सो बताइए एनुअल टर्नओवर क्या होता है? जल्दी से बोलो।
माइक में बोलो फास्ट फास्ट, मेरे पास टाइम कम है, मुझे इसकी थियरी खत्म करनी है। जल्दी से बोलो एनुअल टर्नओवर वर्ड क्या है? अरे जल्दी बोलो ना। एग्जैक्ट 12 month टर्नओवर फ्रॉम व्हाट डेट बैकवर्ड? So from the date of hire. हाँ, लेकिन हमको तो हमेशा भविष्य में इंटरेस्ट है ना। मुझे तो हमेशा भविष्य में इंटरेस्ट है कि डेट ऑफ फायर से नेक्स्ट 12 मंथ में कितना टर्नओवर होने वाला है। तो उसको बोलते हैं एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। क्या बोलते हैं? एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। वो कैसे मिलेगा? वेरी सिंपल। मेरा जो एनुअल टर्नओवर होने वाला है, जो पिछले 12 मंथ का था, उसमें मेरा ट्रेंड एडजस्ट करता हूँ ना, सेल ट्रेंड का, ग्रोथ का। सपोज मेरा डेट ऑफ फायर से पिछले 12 मंथ में 10 लाख हुआ है और मेरा बिजनेस 20% से ग्रो हो रहा है, तो बताइए डेट ऑफ फायर से नेक्स्ट 12 मंथ में कितना टर्नओवर करेगा? डेट ऑफ फायर से पिछला 12 मंथ में 10 लाख किया है, तो अगला 12 मंथ में 12 लाख करेगा। ये कैसे निकाला? 10 लाख से ये 12 लाख कैसे पहुंचा? तो एनुअल टर्नओवर में मेरा ट्रेंड, ग्रोइंग ट्रेंड इन सेल है तो प्लस कर देगा, डिक्रीजिंग ट्रेंड है तो माइनस कर देगा। उसे बोलते हैं एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। सो बताइए एनुअल टर्नओवर क्या है? जल्दी जल्दी बोलो एनुअल टर्नओवर, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम कम है, मुझे खत्म करना है। डेट ऑफ फायर को सेंटर में रखते हुए पिछला 12 मंथ को एनुअल टर्नओवर बोलते हैं, और डेट ऑफ फायर से नेक्स्ट 12 मंथ को एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर बोलते हैं। अब मेरी बात फाइनल सुनना एकदम ध्यान से। मुझे जो पॉलिसी निकालनी चाहिए, इधर मैंने कुछ लिखा भी था ना, मैंने एक एग्जांपल लिखा था ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस वाला, है क्या? मिटा दिया? हाँ इधर है। मुझे पॉलिसी निकालनी, जनरल बातें कर रहे हैं अपन, हम लोग जनरल बातें कर रहे हैं, इसको हटा दे फॉर द टाइम बिंग। मुझे जो पॉलिसी निकालनी चाहिए वो पता है, नेट प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट 3 लाख की निकालनी चाहिए। पता है ना आपको? मेरी पॉलिसी 3 लाख की निकालनी चाहिए। टेक्निकली ये 3 लाख भी प्रीवियस ईयर का फिगर है। रियल में मेरे को पॉलिसी कितनी निकालनी चाहिए पता है? सपोज 10 लाख तो प्रीवियस ईयर है, नेक्स्ट ईयर का टर्नओवर 12 लाख है और मेरा जीपी रेशियो 30% है। ये एनुअल एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर है 12 लाख का नेक्स्ट ईयर का, और मेरा जीपी रेशियो 30% है। सोच के आंसर दो, मेरे को पॉलिसी किसकी निकालनी चाहिए? जल्दी से बोलो कि नेक्स्ट 12 मंथ में कितना प्रॉफिट कमाने वाला हूं। कोई पूछे तो कितने की पॉलिसी निकालो? मैं नेक्स्ट 12 मंथ में कितना प्रॉफिट कमाने वाला हूं, कोई मुझे पूछे तो कितने की बोलूं? जल्दी बोलो। 3,60,000. 3,60,000 कैसे आया? सो मैं फुल इंश्योरेंस वर्ड किसको बोलता हूं? मैं फुल इंश्योरेंस वर्ड कभी बोलूं? मेरी पॉलिसी कितने की है तो मैं फुल इंश्योरेंस बोलूं? जल्दी बोलो। मेरी पॉलिसी कितने की है तो मैं फुल इंश्योरेंस बोलूं? मैं फुल इंश्योरेंस किसको बोल? जीपी ऑन एटी का पॉलिसी है तो फुल इंश्योरेंस बोलता हूं। जीपी रेशियो तो यू अंडरस्टैंड। एटी माने क्या? एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर मतलब क्या? नेक्स्ट ईयर में कितना सेल कमाने वाला था। एनुअल टर्नओवर पिछला साल का टर्नओवर है, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर नेक्स्ट ईयर का है। नेक्स्ट ईयर का मेरा टर्नओवर 12 लाख है, 30% प्रॉफिट है। जल्दी से बताओ मैं फुल इंश्योरेंस कभी बोलूं? जल्दी जल्दी बोलो, फुल इंश्योरेंस कभी बोलूं? 3,60,000 पे निकालेंगे। हाँ, याद रखना एक बात कि मेरे को पॉलिसी 3,60,000 की निकालनी चाहिए। अब कभी कभी क्या होता है, जितनी आप पॉलिसी ज्यादा निकालते हैं ना, प्रीमियम बढ़ता है। तो कभी कभी बिजनेसमैन क्या करता है, अंडर इंश्योरेंस लेता है। उसको जो फिक्स कॉस्ट वगैरह का इंश्योरेंस लेना होता है ना, वो नहीं लेता है। तो ध्यान से सुनना, मुझे टेक्निकली पॉलिसी इतने की निकालनी चाहिए, हाँ या ना? जल्दी बोलो। हाँ सर। हाँ, लेकिन कभी कभी कुछ हमने इंश्योरेंस नहीं निकाला है, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। मतलब आप सोचिए,
इनटू ऑफ कोर्स ये अपना एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ था, एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ था 36,000। कौन मुझे ये फॉर्मूला का लॉजिक समझा सकता है, ये एग्जैक्टली क्या कर रही है फॉर्मूला, सोच के बोलना। यदि अनइंश्योर्ड कुछ भी नहीं है, हाँ अनइंश्योर्ड नहीं है तो ये फिगर 36 ही आएगा, लेकिन यदि कुछ अनइंश्योर्ड फिगर है तो ये फिगर 36 से कम हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर। तो एग्जैक्टली ये फॉर्मूला क्या करती है मुझे बताओ। वो चेक करती है कि हमारी पूरी पॉलिसी है कि अंडर इंश्योरेंस है। अब जब सपोज हम अंडर इंश्योरेंस होंगे तो समझदारी तो उसी में ना, इंश्योरेंस कंपनी पूरा एक्सपेंसेस एग्री नहीं करेगी। यू गेट माय पॉइंट? ये फॉर्मूला सिर्फ कब रिलेवेंट आती है, थर्ड नंबर जल्दी बोलो, कब रिलेवेंट है? अंडर इंश्योरेंस के केस में। हाँ, किसका अंडर इंश्योरेंस है? फिक्स कॉस्ट का। तो ये 36 से कम करती है, तो क्लेम फॉर एक्सपेंस 1, 2 और 3 विच एवर इज लेस होगा। हमारे प्रॉब्लम में ये जो भी फिगर सामने दिख रहा है मैं ऐसे ही लिखते जा रहा हूं, से 14,000 है क्लेम फॉर एक्सपेंस। ओके, पहला कितने लोग को थर्ड का लॉजिक समझ में आया? थोड़ा थोड़ा जल्दी बताओ, थर्ड का लॉजिक समझ में आया? थोड़ा सा एटलीस्ट, पूरा तो नहीं बोलता हूं बट समझ में आया तो एस वर्ड टाइप करो। थोड़ा सा समझ में आया लॉजिक कि वो अंडर इंश्योरेंस है तो थोड़ा क्लेम कम कर देगी एक्सपेंस का, थोड़ा तो समझ में आया। ठीक है, याद कैसे रखना है वो समझ में आया। मैंने क्या याद रखा है, स्टूडेंट को थर्ड फॉर्मूला समझती नहीं है, याद भी नहीं रहती है, तो मैंने क्या किया, जीपीओ ने एआईटी की पॉलिसी निकालनी चाहिए, जीपीओ ने एआईटी कुछ इंश्योरेंस नहीं निकाला तो नीचे लिख दिया। ओके, अब फाइनल क्लेम करने जा रहे हैं, सो वी मेक ए स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, फाइनल क्लेम करने जा रहा है। पता है ना, 2 क्लेम करनी है, कौन सी 2 करनी है? एक लॉस ऑफ प्रॉफिट और एक क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंस। फिगर मैं ऐसे ही लिखता हूं, डोंट टेक इट ग्रांटेड फॉर द फिगर। कुछ फिगर अपने पास है तो मैं ऐसे लिखते जा रहा हूं। अपन ने अभी भी कुछ क्लेम किया था ना, हमने अभी भी कुछ क्लेम किया था ना, हाँ इधर 52,000 है लॉस ऑफ प्रॉफिट। अमाउंट ऐसे ही मैं बोलता हूं ना, लिख रहा हूं। हाँ, और क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंस 14। मैं इंश्योरेंस कंपनी से 66,000 करने वाला हूं, लेकिन जैसे हम स्टॉक में सेल्वेज माइनस करते हैं वैसे यहां सिमिलर टू सेल्वेज कुछ होता है क्या? आई टेल यू, पता है हम रेंट वगैरह स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर किया है उसकी भी क्लेम कर रहे हैं, इसके अंदर हमने रेंट वगैरह इंश्योर किया उसकी भी क्लेम कर रहे हैं ना, फिक्स कॉस्ट की पॉलिसी लिया है, प्रीमियम भी भरा है। लेकिन कभी कभी हम लैंडलॉर्ड को बोलते हैं अरे मैं बर्बाद हो गया, लूट गया, मेरी शॉप में आग लग गई है, मेरे को कितना सारा नुकसान हो गया, कुछ तो रेंट कम कर दे। वो बेचारा दया आके कुछ भाड़ा कम करता है, तो आई गॉट सेविंग इन फिक्स कॉस्ट, सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस। लैंडलॉर्ड ने 5,000 का भाड़ा कम कर दिया, तो पता है अपना रियल लॉस और क्लेम फिर कितना होगा, 61। ये बात समझ में आ गया? सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस क्या है? मैंने जो स्टैंडिंग चार्जेस फिक्स कॉस्ट एस्टिमेट किया था भी, रियल में भी था, उसमें से कुछ बचत हो गई। जैसे 2 वर्कर को, 2 हाई पेड सैलरी एम्प्लॉय को ही निकाल दिया, बोलता आग लग गया, धंधा बंद होने वाला, भी कुछ फायदा नहीं है। या लैंडलॉर्ड से मैंने रेंट कम करवा लिया, तो ये मेरा फाइनल लॉस है और इसकी हम क्लेम करेंगे। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गया? लॉस ऑफ प्रॉफिट प्लस क्या, क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंस, ठीक है, लेस सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस। अब क्लेम करेंगे, लेकिन क्लेम करने के पहले अंडर इंश्योरेंस, ओवर इंश्योरेंस, फुल इंश्योरेंस तो चेक करना पड़ेगा ना। कैलकुलेट इंश्योरेंस क्लेम, तो उसके साथ में फुल इंश्योरेंस है कि अंडर इंश्योरेंस है मुझे चेक करना होगा। पॉलिसी अमाउंट किसके साथ चेक करूं, जीपीओ ने एआईटी। अमाउंट मैं ऐसे ही लिखता हूं, सपोज मेरा जीपीओ ने एआईटी अमाउंट मैंने बोला ना ऐसे ही लिखा है 3 लाख है, मतलब पूरा साल में मैं 3 लाख कमाने वाला हूं, और इंश्योरेंस कंपनी से मैंने एग्जैक्टली 3 लाख का पॉलिसी लिया है, तो फुल इंश्योरेंस, अरे नो प्रॉब्लम, फुल इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी भी 4 लाख के लिए,
ये भी फुल इंश्योरेंस, लेकिन मैं कमाने वाला 3 लाख हूं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को ओनली 2 लाख डिक्लेयर करके 2 लाख का पॉलिसी लिया है। मैंने इंश्योरेंस कंपनी को बोला है मैं नेक्स्ट 12 मंथ में ओनली 2 लाख कमाएगा, जबकि रियल में तो 3 लाख कमा रहा हूं। तो बताओ ये फुल इंश्योरेंस हुआ कि अंडर इंश्योरेंस हुआ? ये अंडर इंश्योरेंस हुआ। और जब अंडर इंश्योरेंस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी कितना पैसा देती है? फिगर ऐसे ही लिखता हूं, सो 2 लाख डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 61,000। तो फिर क्योंकि अंडर इंश्योरेंस है तो फिर डेफिनेटली इंश्योरेंस कंपनी मुझे पूरा पैसा थोड़ी देगी, 40,667 ही देगी। कितने लोग को अंडर इंश्योरेंस और फुल इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया? ओ यस लिखो, नहीं समझ में आया तो नो लिखो, खाली लास्ट वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट। ओके, सो प्रत्युष तुम फास्टेस्ट फर्स्ट थे, क्या आप माइक में बोलना चाहते हैं कि फुल इंश्योरेंस और अंडर इंश्योरेंस के लिए मैं कौन सा अमाउंट किसके साथ कंपेयर करूं? हाँ, पॉलिसी अमाउंट को सर जीपी ऑन करेक्ट। अभी बनिए की लैंग्वेज, बिजनेस लैंग्वेज, जीपी ऑन एटी क्या होता है? बिजनेस लैंग्वेज, इसको डिकोड करो। एटी वर्ड क्या होता है? एटी सर ये एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर हो गया। फ्रॉम द डेट ऑफ फायर में नेक्स्ट 12 मंथ में कितना सेल्स करने वाला हूं, उसके पर हाँ। जीपी अप्लाई करता हूं तो मेरा कितना प्रॉफिट होने वाला है वो दिखता है, ऑफ कोर्स इंक्लूडिंग द स्टैंडिंग चार्जेस। तो उतने की पॉलिसी होनी चाहिए वरना हमारा नुकसान हो जाएगा। उससे कम पॉलिसी लिया है तो अंडर इंश्योरेंस, उससे जास्ती पॉलिसी लिया है तो फुल इंश्योरेंस। क्लियर? अच्छा, ये लास्ट वाला स्टेटमेंट ऑफ क्लेम किसको समझ में आया ओके लिखो, नहीं समझ में आया नोट ओके लिखो। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम खाली लॉस ऑफ प्रॉफिट प्लस क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंस माइनस सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस। समझ में आया तो ओके लिखो, नहीं समझ में आया तो नोट ओके। खाली लास्ट वाला लॉस ऑफ प्रॉफिट प्लस क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंस माइनस स्टैंडिंग चार्जेस की सेविंग। ओके, वेरी गुड। अब टॉपिक खत्म हो गया थियरी, नेक्स्ट लेक्चर से हमारा सम स्टार्ट होगा। बट उसके पहले सब एक बार देख लेते हैं पूरा का पूरा टॉपिक। हमने शुरू कैसे किया? हमने पहले यहां से स्टार्ट किया था कि भाई डिसलोकेशन पीरियड क्या होता है, वो अफेक्टेड पीरियड होता है। उसके भी पहले हमने क्या लिखा है, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी माने क्या? अरे आग लगने पर हमारा फोर्थ कमिंग फ्यूचर बिजनेस अफेक्ट होता है, हमारा प्रॉफिट का नुकसान हो जाता है, सो हम स्पेशल पॉलिसी निकालते हैं, उसे लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी बोलते हैं, उसको कंसिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी बोलते हैं। डिसलोकेशन पीरियड वाज अफेक्टेड पीरियड वेयर द बिजनेस वाज अफेक्टेड। इंडेमनिटी पीरियड मींस फॉर हाउ मेनी मंथ इंश्योरेंस कंपनी विल कॉम्पेंसेट मी, नुकसान भरपाई करेंगी। वो या तो पॉलिसी में जो पीरियड हम लिखते हैं वो पीरियड, या तो एक्चुअल धंधा बंद हुआ, अफेक्ट हुआ, विच एवर इज लेस। जनरली वो पीरियड इंश्योरेंस कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है विल नॉट एक्सीड 6 मंथ। ठीक है। स्टैंडर्ड टर्नओवर क्या होता है? जो पीरियड में धंधा बंद हुआ वही पीरियड का प्रीवियस ईयर का टर्नओवर। यदि बिजनेस अफेक्ट जुलाई अप्रैल हुआ तो एग्जैक्टली प्रीवियस 12 मंथ, आई मीन सॉरी नॉट प्रीवियस 12 मंथ, प्रीवियस ईयर सेम पीरियड, जो स्टैंडर्ड टर्नओवर बोलते हैं। एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर, उसमें ट्रेंड ऐड कर दो या माइनस कर दो सेल्स का, तो वो मेरा डिसलोकेशन पीरियड का टर्नओवर बताता है। ठीक है। फिर हमने एक एग्जांपल लिखा था। क्या एग्जांपल लिखा था? इधर ही देखिए ना, कि आग लग गया मेरा 1 मई टू 1 अगस्त, धंधा डिसलोकेट हो गया 3 मंथ, मेरा 3 मंथ में एक्चुअल सेल 70 हुआ, तो एग्जैक्टली वही पीरियड में पिछला साल 3 लाख होने वाला है स्टैंडर्ड टर्नओवर। लेकिन मेरा धंधे का ट्रेंड है, क्या ट्रेंड है मेरे धंधे का? ट्रेंड 10% ग्रोइंग है, तो मेरा डिसलोकेशन अफेक्टेड पीरियड में एक्सपेक्टेड टर्नओवर 330 था एक्सपेक्टेड, बट एक्चुअल तो खाली 70 हुआ। मेरा सेल्स शॉर्ट हो गया 260 से, जीपी 20%, 52 की क्लेम करेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट की। फिर मैंने बोला एडिशनल एक्सपेंस की क्लेम कैसे करें, तो आंसर एक्चुअल एक्सपेंस जो भी हुआ, रेंट दिया, और वही 3 मंथ में वो एडिशनल जगह में कितना एडिशनल सेल किया, कितने सेल्स हमने जो नहीं होने वाला था करके दिया, इनटू जीपी। और तीसरी फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, जीपी ऑन एटी, जीपी ऑन एटी। मगर अंडर इंश्योर्ड है तो अनइंश्योर्ड फिक्स कॉस्ट, तो ये फिगर 36 से कम हो जाएगा। अनइंश्योर्ड फिक्स कॉस्ट नहीं है तो जीरो हो जाएगा, मतलब ये वाला जीरो हो जाएगा, एग्जैक्ट 36 बचेगा।
ऑफ ए बी सी 1 2 3 में विच इज लेस, इसमें क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंस. फाइनल आंसर लॉस ऑफ प्रॉफिट प्लस क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंस, टोटल क्लेम लेस स्टैंडिंग चार्जेस की सेविंग, में लॉस कितना सफर हो गया. अब चेक करो फुल इंश्योरेंस है या अंडर इंश्योरेंस है. उसके लिए हम किसके साथ क्या कंपेयर करेंगे, पॉलिसी अमाउंट को जीपीओ ने 80 से करेंगे. जीपीओ ने 80 मतलब कितने की पॉलिसी लेनी चाहिए, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर उतना मेरे को करना था. जीपी 80 माने एक्सपेक्टेड टर्नओवर इन नेक्स्ट 12 मंथ. उसमें मेरे को जीपी 3 लाख का होने वाला है, तो 3 लाख की पॉलिसी लेनी चाहिए. अभी पॉलिसी 2 लाख की लिया तो अंडर इंश्योरेंस, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी प्रोपोर्शनेट अमाउंट देगी अंडर इंश्योरेंस से. एंड आखिरी डिस्कशन हुआ था उसके पहले हमारा जीपी रेशियो के बारे में. बताइए जीपी रेशियो की फॉर्मूला क्या थी, नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस. हाँ कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम, रिवर्स बैकवर्ड जाओ, नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस हमको जीपी मिलता है, जिसको तुम कॉस्टिंग में कंट्रीब्यूशन बोलते हैं. हाँ कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम मिक्सड है तो हटा देना, डिवाइड बाय सेल्स. लेकिन ये लास्ट ईयर का जीपी है. लास्ट ईयर का जीपी के बाद कुछ जीपी में ट्रेंड है. मैंने बोला कुछ जीपी में ट्रेंड है कि भाई जीपी रेशियो 1-2% इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, तो श्योरली वो सब हमको देखना होता है.